आखिरकार आ ही गया वो दिन जिसका इंतजार पूरे देश को था। जिसने अपने ही पति को हनीमून के नाम पर मौत के घाट उतारा, उसी सोनम रघुवंशी को अब उसके गुनाह की सबसे बड़ी सजा मिलने जा रही है। जी हाँ, अब सोनम को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। मौत का फंदा अब बस कुछ ही कदम दूर है। सोनम ने लाख चालें चली, हजारों झूठ बोले, सबूतों को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन था। सिर्फ सोनम ही नहीं, इस खूनी खेल में शामिल 4 और गुनहगारों को भी पुलिस अब फांसी के फंदे तक पहुंचाने जा रही है। जिस प्यार का सपना दिखाकर सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी की, उसी प्यार को उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार बना लिया। उसने राजा को प्यार के नाम पर धोखा दिया और फिर बड़ी बेरहमी से उसकी जिंदगी छीन ली। अब न कोई रहस्य बाकी है, न कोई शक। पुलिस की जांच ने वो हर परत खोल दी है जिसे छिपाने की कोशिश की गई थी। और अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक सजा नहीं, एक मिसाल बनने जा रहा है। क्या है इस पूरे केस की सच्चाई? कैसे हुआ ये खून से सना हनीमून? कब होगी सोनम को फांसी? किस मोड़ पर ये केस ऐसा पलटा कि पूरा सच उजागर हो गया? कैसे एक एक सबूत ने सोनम को फांसी की ओर धकेल दिया? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सब कुछ, पूरे फैक्ट, सबूत, सोनम के बयान और पुलिस के अनुसार वो हर बात जो अब तक आप लोगों से छिपाई गई थी। मामले की शुरुआत से लेकर उस फैसले तक जिसने इंसाफ की एक नई मिसाल कायम की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी राजा रघुवंशी के साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द न्याय मिले, तो कमेंट में जरूर लिखें वी वॉन्ट जस्टिस फॉर राजा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपको भीतर तक झकझोर देगी। लेकिन इस सबसे पहले जरूरी है कि आप इस केस की शुरुआत को ठीक से समझें, क्योंकि ये कोई आम मर्डर केस नहीं था। ये एक ऐसी प्लानिंग थी जो प्यार की चादर में लिपटी हुई थी और जिसके नीचे छुपा था मौत का खौफनाक जाल। हनीमून, जो हर कपल के लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल माना जाता है, वही हनीमून इस कहानी में मौत की वजह बन गया। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के रहने वाले थे, उन्होंने 11 मई 2025 को धूमधाम से शादी की थी और फिर 20 मई को यह कपल अपने हनीमून पर रवाना हुआ। जगह चुनी गई थी मेघालय। फिर 2 दिन असम में घूमने के बाद 22 मई को दोनों शिलांग पहुंचे। वहां के एक लोकल रेंटल एजेंसी से वो लोग एक स्कूटी किराए पर लेते हैं और उसी स्कूटी से आसपास के कुछ जगह घूमते हैं। अगले दिन यानी कि 23 मई की सुबह 5:30 पर वो लोग अपने होटल से चेकआउट कर लेते हैं। वो लोग अपने लगेज बैग को स्कूटी में कैरी करके घूम नहीं सकते थे, इसीलिए उनके पास जितना भी कीमती सामान था उसे वे एक छोटे बैग में डालते हैं और बाकी का लगेज उसी होटल के रिसेप्शन में छोड़ देते हैं। उस दिन सोनम का फास्टिंग था, इसलिए वो लोग एक दुकान से कुछ फ्रूट्स खरीदते हैं और कॉफी पीते हैं। उसके बाद वे लोग उसरा हिल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि शिलांग से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने के बाद दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच सोनम अपनी सासू माँ से फोन पर बात करती है। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। इसी कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि राजा और सोनम को नीचे जाकर जहां घूमना था वो उस जगह पर ऑलरेडी घूम चुके थे और करीब 1:30 बजे के आसपास अपने स्कूटी के पास लौट रहे थे। ये राजा और सोनम का आखिरी कॉल होता है, क्योंकि 1:47 पर जब राजा के बड़े भाई सोनम को कॉल करते हैं तो सोनम का मोबाइल रिंग तो होता है, लेकिन कोई रिसीव नहीं करता। राजा का फोन तो पहले से ही स्विच ऑफ था, लेकिन 24 मई को सोनम का फोन भी बंद हो जाता है। अब यह क्लियर हो जाता है कि 1:20 से लेकर 1:47 के बीच ही कुछ अनहोनी हुई थी। राजा के बड़े भाई विपिन तुरंत शिलांग पहुंचते हैं। जब वे होटल पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि राजा और सोनम 23 मई की सुबह 5:30 पर चेकआउट कर चुके थे और उनका लगेज अभी तक वहीं रखा हुआ है। तब से इस बैग को कोई लेने नहीं आया। ये सुनते ही विपिन को यकीन हो जाता है कि कुछ न कुछ तो अनहोनी हुई है, जरूर दोनों किसी मुसीबत में हैं। राजा और सोनम का घर वालों से बात हुए 1 दिन से ज्यादा हो चुका था। ऊपर से पूरा नॉर्थ ईस्ट भारी बारिश की चपेट में था। कई जगह बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से रेड अलर्ट लगा हुआ था। ऐसे में समय रहते खोजबीन नहीं होती तो उनका मिलना मुश्किल हो जाता। इसलिए राजा के बड़े भाई विपिन ईस्ट खासी हिल्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। इसलिए खुद ही राजा के फैमिली वाले राजा और सोनम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। राजा और सोनम ने अपने ट्रिप की कई फोटो और वीडियो अपने परिवार को भेजे थे।
इन्हीं में से एक फोटो में पीछे एक पोस्टर दिखता है, जिसकी मदद से वे उस स्कूटी वाले तक पहुंचते हैं जिससे राजा ने स्कूटी किराए पर ली थी। वो बताता है कि उस स्कूटी में जीपीएस ट्रैकर लगा है, जिससे उसकी लोकेशन पता चल जाती है। जब लोग वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि स्कूटी एकदम ठीक तरीके से पार्क की गई है, चाबी अभी भी उसमें लगी है, जो अजीब बात है। लेकिन स्कूटी के साथ जो हेलमेट दिया गया था वो भी गायब था। अब भी पुलिस इस केस को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसद इस केस में दिलचस्पी दिखाते हैं, तब जाकर सर्च ऑपरेशन तेज होता है। लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता है। मगर ऐसे हालात में भी वहां के लोकल लोग राजा और सोनम को ढूंढने में आगे आते हैं। करीब 50 रेस्क्यू टीम बनाई जाती हैं, जिनमें लोकल्स, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एनजीओ के लोग मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जहां ये लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन चलता है। लेकिन लगातार बारिश की वजह से काम बहुत मुश्किल हो जाता है। बारिश लगातार हो रही थी, जिसके चलते काफी दिक्कतें हो रही थीं। 2 जून को, यानी कि लापता होने के 10 दिन बाद, जहां स्कूटी मिली थी, वहां से 25 किलोमीटर दूर एक बॉडी मिलती है। हाथ में एक टैटू बना हुआ था और उसमें राजा लिखा हुआ था। जब पुलिस वाले विपिन को ये बॉडी दिखाते हैं तो विपिन उसे पहचान लेते हैं कि ये तो उनके ही भाई की बॉडी है। सबका जो डर था वो सच हो जाता है। परिवार में हाहाकार मच जाता है। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि ये केस अब और भी उलझ चुका था। राजा के परिवार वालों ने बताया कि जब वह घर से निकले थे तो उनके गले में सोने की चेन थी, हाथ में 2 वेडिंग रिंग्स और एक डायमंड ब्रेसलेट भी पहना हुआ था, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए थी। लेकिन पुलिस को अब तक जो चीजें मिली थीं, उनमें एक सफेद रंग की महिला की शर्ट, एक पैंटोप्राजोल टैबलेट, वीवो का टूटा हुआ मोबाइल और राजा की स्मार्ट वॉच शामिल है। लेकिन सोने की चेन, दोनों रिंग्स और ब्रेसलेट गायब है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि राजा के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार के घाव थे, यानी उसकी हत्या की गई थी। उनको मारकर नीचे खाई में फेंक दिया गया था। हथियार भी नया था, जैसे राजा को मारने के लिए ही यह खरीदा गया हो। हालांकि पुलिस ने उस हथियार को भी बरामद कर लिया है। जो स्कूटी मिलती है वह प्रॉपर्ली एक जगह पर पार्क किया हुआ था। उसमें कोई स्क्रैच मार्क नहीं था, जिससे यह पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट स्कूटी में नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें मारा गया था। लेकिन अजीब बात यह है कि उस स्कूटी में चाबी लगा हुआ था और उसका हेलमेट मिसिंग था। स्कूटी से थोड़ी ही दूरी पर राजा और सोनम के बैग्स भी मिलते हैं, जो वो अपने साथ लेकर आए थे। और वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर राजा की बॉडी मिलती है। यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब राजा को मारने के बाद कातिल ने स्कूटी को ओसरा हिल्स के पास लाकर पार्क किया होगा, और स्कूटी वहां पर पार्क करने के बाद उसी ने ही गाड़ी में चाबी छोड़ दिया होगा, क्योंकि यह एक रेंटेड स्कूटी था। फिर उसने वो बैग भी वहीं पर फेंक दिया होगा। यानी कि कातिल हत्या कर बॉडी को दूर फेंका और स्कूटी को जानबूझकर सही से पार्क कर दिया, ताकि सर्च ऑपरेशन गुमराह हो जाए। राजा की हत्या 23 मई को हुई थी, लेकिन उसकी लाश 2 जून को मेघालय के प्रसिद्ध वेई सावडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में बेहद सड़ी गली हालत में मिली। शरीर पर गहरे जख्म थे। सिर और पीठ पर धारदार हथियार के 2 घाव साफ नजर आ रहे थे। इन सब साक्ष्यों से साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी और खौफनाक हत्या थी। अब तक पुलिस इसे लूटपाट का मामला मान रही थी और सोनम रघुवंशी की तलाश में जुट गई थी, जो उसी दिन से लापता थी। पुलिस को शक था कि लुटेरों ने राजा को लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी, और संभव है कि सोनम को भी मारकर कहीं फेंक दिया हो। जैसे ही ये खबर मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंची, हर कोई सन्न रह गया। लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और वे सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जनता के भारी दबाव के बाद पुलिस ने तुरंत विशेष जांच टीम SIT का गठन किया और सोनम की तलाश को प्राथमिकता दी। लेकिन इस मामले की दिशा तब पूरी तरह से बदल गई जब एक स्थानीय गाइड अल्बर्ट पीडी ने पुलिस को बताया कि 23 मई को उसने राजा और सोनम को 3 अनजान युवकों के साथ फॉल्स की ओर जाते हुए देखा था। इन तीनों युवकों की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वे सभी हिंदी में बात कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले। फुटेज में राजा, सोनम और 3 अज्ञात युवकों को एक साथ घूमते देखा गया।
जब पुलिस ने सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकाली तो कई संदिग्ध कॉल्स इंदौर और यूपी के नंबरों पर मिलते पाए गए। इसके बाद मेघालय पुलिस ने इंदौर और यूपी की पुलिस के साथ मिलकर दोनों ही राज्यों में अलग अलग जगह छापेमारी करके 4 लोगों को पकड़ लिया। इनमें राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से, आकाश राजपूत को इंदौर के पास से और आनंद कुर्मी को बीना से गिरफ्तार कर लिया गया। शायद सोनम को इस बात की भनक लग गई थी कि उसके साथी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसी डर से उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और फिर 8 जून की रात करीब 1 बजे यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर एक लड़की बदहवास हालत में पहुंची। उसने काले रंग की टी-शर्ट और लोअर पहन रखा था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था, जैसे कई दिनों से सोई ना हो। डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लड़की ने ढाबे वाले लड़के से कहा, भैया क्या मुझे आपका फोन मिलेगा? मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। ढाबे वाले ने बिना सवाल किए अपना फोन दे दिया। जैसे ही लड़की ने कॉल किया वो रोने लगी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है। वहीं मौजूद कुछ महिलाओं ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि ये वही सोनम रघुवंशी हो सकती है, क्योंकि गाजीपुर मेघालय से करीब 1100 किलोमीटर दूर है। फोन पर भाई से बात करने के बाद सोनम वहीं एक चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसी नंबर पर सोनम के भाई का कॉल आया। उसने ढाबे वाले से कहा, भाई साहब आप तुरंत पुलिस को फोन करो। ढाबे वाले ने फौरन पुलिस को सूचना दी। करीब 30 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब सोनम ने अपनी पहचान बताई तो पुलिस समझ गई कि यही वो लड़की है जिसकी तलाश में मेघालय पुलिस पिछले 17 दिनों से जुटी हुई थी। फिर सोनम को गाजीपुर पुलिस अपने साथ ले गई और बाद में मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया। सोचिए, जो सोनम पिछले 17 दिन से लापता थी, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, वही सोनम जब उसके साथियों की गिरफ्तारी होती है तो कैसे खुद ही अपने भाई को फोन करती है। अगर वो निर्दोष थी और जिंदा थी तो क्या ये काम पहले भी नहीं कर सकती थी? 7 जून तक सोनम एक मासूम पत्नी थी जिसके लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा था, लेकिन 8 जून की रात जब वो गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार हुई तो जैसे सच्चाई ने सबको झकझोर कर रख दिया। असली झटका तो तब लगा जब पता चला सोनम ही अपने पति राजा की कातिल है, और वो अकेली नहीं थी। इस कत्ल की कहानी के पीछे है एक प्लान, एक प्रेमी और 3 खूनी साए। सोनम रघुवंशी शुरुआत में सारी बातें छुपाती आ रही थी, लेकिन पुलिस द्वारा सबूतों की बौछार और कड़ी पूछताछ के बाद सोनम ने टूटते हुए बताया कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश 3 महीने पहले ही रची थी। सोनम ने यह भी कबूल किया कि इस साजिश में राज के 3 दोस्त आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। उसने कहा कि वह राजा को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। हनीमून पर उसका जाने का एक ही मकसद था, राजा की हत्या। और राजा की हत्या करने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि वह खुश है। बस दुखी इसलिए है कि वह पकड़ी गई। इसके अलावा सोनम ने बताया कि राजा को 23 मई को शिलांग के नोंगरियाट ट्रेकिंग स्थल पर बेरहमी से मारने के लिए पहाड़ी इलाके में ले जाया गया। फिर आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने पीछे से पेड़ काटने वाले धारदार कुल्हाड़ी से हमला किया। राजा गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी वह लड़ता रहा। उसने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की। घायल होने के बाद भी राजा करीब 12 मिनट तक लड़ता रहा। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं राजा बच न जाए और हमें नुकसान न पहुंचा दे। मुझे मेरा प्लान फेल होता हुआ दिख रहा था, इसलिए मैंने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। फिर तीनों ने मिलकर राजा पर कई हमले किए, जिससे राजा जमीन पर गिर गया। तब तक राजा की सांसें चल रही थीं, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वह उठ नहीं सका और फिर हम चारों ने मिलकर उसे खाई में फेंक दिया। खाई में गिरते ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया, क्योंकि उसके रेनकोट पर खून के धब्बे लग गए थे। बाद में उस रेनकोट और 2 व्हीलर को घटनास्थल से कुछ दूरी पर ले जाकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने सोनम के लापता रहने के दौरान यही रेनकोट बरामद किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन पर देखी जा सकती है। सोनम ने पुलिस को बताया कि उनका मकसद राजा को सेल्फी डेथ की तरह दिखाकर हत्या को हादसा बनाना था, जिसमें राजा को खाई के किनारे ले जाकर धक्का देना था। लेकिन बारिश और समय की कमी के कारण यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने सीधे राजा की हत्या कर दी और फिर मोबाइल और अन्य सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई।
हत्या के बाद सोनम ने राजा के मोबाइल से इंस्टाग्राम पोस्ट डालकर यह दिखाने की कोशिश की कि वह जिंदा है, ताकि शक न हो। इसके अलावा सोनम ने अपना मोबाइल और सिम नदी में फेंक दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न की जा सके। पकड़े जाने के डर से सोनम वहां से बुर्का पहनकर निकली, फिर ऑटो, बस और ट्रेन के माध्यम से इंदौर पहुंची। मगर पुलिस ने जब सोशल मीडिया एक्टिविटी, कॉल डिटेल्स, जीपीएस ट्रैवल रिकॉर्ड और गवाहों को जोड़ा तो पूरे प्लान की परतें खुलने लगीं। पूछताछ में सोनम ने यह भी माना कि वह हत्या के बाद सीधे इंदौर अपने प्रेमी राज के पास गई थी और वहां एक किराए के फ्लैट में छुपी रही। इस दौरान राज ने उसके लिए किराने का सामान भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इस फ्लैट को आकाश ने 51,000 रुपए एडवांस देकर 2 महीने के लिए किराए पर लिया था, जहां सोनम 26 मई से 8 जून तक रुकी। राजा की हत्या के बाद सोनम उसी कमरे में अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही थी। सोचिए, जिस सोनम की तलाश पुलिस बिहार, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश और ना जाने कहां कहां कर रही थी, वह सोनम अपने ही घर के आसपास के इलाके में एक किराए के कमरे में आराम से अपने आशिक के साथ रह रही थी। उसके साथ वह सब करता था जो एक पति पत्नी शादी के बाद करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसी फ्लैट में सोनम ने अपनी मां को भी बुलाकर उनसे मुलाकात की थी। यानी सोनम की मां को ये सब पहले से ही पता था। राजा की हत्या में सोनम का जितना हाथ है, उतना ही हाथ सोनम की मां का भी है। उन्होंने खुद एक मां होकर दूसरी मां से उसका बेटा छीन लिया। इसके अलावा सोनम ने पुलिस को यह भी बताया कि वह राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की। पिता की तबीयत खराब थी, उन्हें हार्ट की समस्या थी, इसीलिए मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसने पहले ही अपनी मां को कह दिया था, मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वही हुआ। अंजाम राजा की हत्या में सामने आया। सोनम ने बताया कि जब उसने राजा से शादी की, तभी तय कर लिया था कि इस शादी को ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है और एक सही वक्त पर राजा को खत्म कर देना है, ताकि वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी कर सके। उसने जो पुलिस को बयान दिया, उसमें बताया कि उसके प्रेमी ने ही उसे बार बार समझाया था, अगर तुम राजा को हटा दोगी तो तुम्हारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। और यही सोचकर सोनम ने राज को भरोसे में लेकर साजिश रचनी शुरू की। शादी के बाद जब सोनम राजा के घर आई थी तो महज 4 दिन ही रही। इसके बाद अपने मायके चली गई थी। लेकिन इन 4 दिनों में उसने राजा के साथ कुछ भी नहीं किया, जो आमतौर पर एक पति पत्नी शादी के बाद सुहाग रात पर करते हैं। सोनम ने यह कहकर मना कर दिया था कि हनीमून से आने के बाद ही ये सब होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनम कितनी शातिर थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि राज सोनम के भाई की फैक्ट्री में काम करता था। उसका काम सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं था, वह सोनम के भाई के पूरे व्यापारिक लेन देन में शामिल रहता था। और इसी वजह से सोनम के परिवार में उसकी आवाजाही और मौजूदगी कुछ ज्यादा ही बढ़ती गई। शुरुआत में राज सोनम को दीदी कहकर बुलाता था, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। फोन कॉल, व्हाट्सएप और मैसेजिंग ने धीरे धीरे उनकी बातचीत को इमोशनल क्लोजनेस में बदल दिया। राज कोई आम नौकर नहीं था, वह सोनम के भाई के व्यापार में शामिल एक भरोसेमंद कर्मचारी था। उसी दौरान सोनम और राज के बीच एक खतरनाक प्रेम कहानी शुरू हुई, जिसने राजा की हत्या, परिवार की बर्बादी और पूरे देश को हिला देने वाले मामले को जन्म दिया। सबसे हैरान करने वाला सच तब सामने आया जब पता चला कि राजा की हत्या के बाद ये लोग सोनम जैसी दिखने वाली एक और महिला की हत्या करके उसकी लाश को स्कूटी के साथ जलाने वाले थे और जली हुई लाश को सोनम की लाश बताने वाले थे। अगर मेघालय पुलिस समय रहते नहीं पहुंचती तो वे लोग किसी और महिला को मारकर यह कह देते कि यह सोनम की लाश है। इसके बाद सोनम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। यह केस भी बंद हो जाता। फिर सोनम और राज किसी और शहर में जाकर शादी कर लेते। यानी इन दरिंदों को ना इंसानियत का ख्याल था, ना किसी की जान की कीमत। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सोनम ने मोबाइल में एक नई सिम डलवाई थी ताकि पुलिस को ट्रैकिंग में दिक्कत हो। इस नंबर से वह सिर्फ अपने प्रेमी और बाकी आरोपियों के संपर्क में थी। उसने ही फोन पर राज को पूरी जानकारी दी कि वह शिलोंग कब निकल रही है, कौन सा होटल बुक किया है और राजा की दिन भर की एक्टिविटी क्या क्या होगी, ताकि हमलावर उसे फॉलो कर सकें। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वह यह है कि हत्या से ठीक एक दिन पहले सोनम ने व्रत भी रखा था। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया मैंने, मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी।
वही तो तेरी मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई क्योंकि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ अपने सास से बात करते हुए उसने कहा था कि वह अपरा एकादशी का व्रत कर रही है ताकि मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके मन की मनोकामना राजा को मारने से जुड़ी थी। राज कुशवाहा ने भी कबूला है कि उसने ही अपने 3 दोस्तों को पैसों का लालच देकर इस मर्डर में शामिल किया था। वह जानता था कि अकेले सोनम कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी इसमें घसीट लिया। हर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और यह भी साफ हो गया कि हत्या किसी एक का फैसला नहीं था, बल्कि यह सभी के बीच महीनों पहले से बनाई गई एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से वह मोबाइल फोन, बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत बरामद किए जो हत्या की प्लानिंग में सोनम और राज कुशवाहा के सीधे जुड़ाव को साबित करते हैं। राजा के पूरे परिवार का कहना है कि जब तक सोनम को फांसी नहीं दी जाती, राजा को इंसाफ नहीं मिलेगा। उनकी मां की आंखों में सिर्फ एक ही बात है, बेटे की हत्या का बदला और सोनम को फांसी की सजा। फिलहाल पुलिस भी सोनम के नार्को टेस्ट की तैयारी में जुटी हुई है और माना जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद और भी कई बड़े राज खुल सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी सोनम ने किया वो किसी भी तरह माफी के काबिल नहीं है। इस वारदात का पर्दाफाश करने के लिए मेघालय पुलिस ने चारों आरोपियों को घटनास्थल पर लाकर हर एक डिटेल को लाइव दोहरवाया। 17 जून को मेघालय के सोहरा में उस वक्त सबकी रूह कांप गई जब पुलिस ने राजा रघुवंशी मर्डर केस का लाइव क्राइम सीन रिक्रिएशन करवाया। उसी खाई के किनारे, उसी सेल्फी पॉइंट पर जहां कभी राजा की चीखें गूंज रही थीं, दोबारा उसी जगह चारों आरोपी खड़े थे। सोनम रघुवंशी और उसके 3 साथी विशाल, आकाश और आनंद ने पुलिस के सामने पूरी वारदात को फ्रेम दर फ्रेम दोहराया। पुलिस भी हैरान थी क्योंकि राजा को मौत के घाट उतारने और लाश को गायब करने में इन चारों ने महज 1080 सेकंड यानी सिर्फ 18 मिनट का समय लिया था। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए सोहरा के उसी सेल्फी पॉइंट पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इस रिक्रिएशन में पुलिस ने चारों आरोपियों सोनम रघुवंशी, विशाल, आकाश और आनंद को लाकर पूरे घटनाक्रम को फ्रेम बाय फ्रेम दोहरवाया। सीन रिक्रिएशन में सामने आया कि सेल्फी पॉइंट पर सोनम सबसे आगे चल रही थी और उसके ठीक पीछे राजा के दाहिनी ओर विशाल, बाईं ओर आकाश और पीछे आनंद खड़ा था। चारों ने राजा को घेर लिया था, इस तरह कि उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। राजा को जरा भी भनक नहीं लगी कि उसके साथ क्या होने वाला है। इतने में सोनम ने चिल्लाकर कहा, मारो इसे। सबसे पहला वार विशाल ने किया, जिसके हाथ में ऑरेंज हैंडल वाला डाव था। उसने पीछे से राजा के सिर पर पूरी ताकत से वार किया। सिर पर जबरदस्त चोट लगने के बावजूद राजा गिरा नहीं। वह डगमगाया जरूर, लेकिन संभलने की कोशिश करता रहा। तभी दूसरा वार आनंद ने किया, जिसके पास स्टील हैंडल वाला डाव था। आनंद ने राजा की गर्दन और पीठ पर 2 वार किए। दर्द से राजा की चीख निकल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरा वार आकाश ने किया। उसने सीधे राजा की छाती पर हमला किया। राजा फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, चारों से भिड़ने की हिम्मत दिखाई, चीखते हुए भागने की कोशिश की। लेकिन एक अकेला इंसान आखिर कितनी देर 4 हथियार बंद दरिंदों से लड़ सकता है। आखिरकार वह बुरी तरह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, तड़पता रहा। फिर भी दरिंदों को दया नहीं आई। फिर भी उन सब ने राजा पर कई वार किए और कुछ ही देर बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। हत्या के बाद चारों घबरा गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। उन्होंने राजा की लाश को घसीटा और सेल्फी पॉइंट के नीचे बनी गहरी खाई में फेंक दिया। ये पूरा मर्डर प्लान सिर्फ 18 मिनट में अंजाम दे दिया गया, एकदम प्लान तरीके से। क्राइम सीन का वो रिक्रिएशन इतना डरावना, इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद मेघालय पुलिस के अफसर विवेक कुमार तक की आंखें भर आईं, जिसने दर्जनों केस देखे थे, कई मर्डर सीन की जांच की थी, लेकिन राजा की हत्या की ये बर्बरता देखकर वो भी खुद को रोक नहीं पाए। हर वार, हर चीख, हर खून का छींटा। जब पुलिस ने लाइव डेमो में देखा तो सबका दिल कांप गया और तभी सोनम ने भी कहा, अब मैं और जीना नहीं चाहती। अब इस केस में सबसे बड़ा मोड़ लाया एक ट्रैवल ब्लॉगर की वीडियो ने। उसी दिन, उसी जगह एक ट्रैवल ब्लॉगर अपने ट्रैकिंग व्लॉग के लिए शूट कर रहा था। इसी शूट के दौरान उसके कैमरे में चारों आरोपी सोनम, विशाल, आकाश और आनंद कैद हो गए थे। पहले वीडियो में सफेद टी शर्ट में सोनम दिखती है, एक हाथ में लाठी, दूसरे हाथ में पॉलीथीन।
उसके पीछे राजा रघुवंशी है, जिसके हाथ में पानी की बोतल और ट्रैकिंग का सामान है। दूसरी वीडियो में राजा के पीछे विशाल, आकाश और आनंद भी दिखते हैं। सबसे आगे आरोपी विशाल है, जिसका चेहरा ट्रैकिंग वीडियो में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। आरोपी विशाल के ही पीछे आकाश और आनंद भी दिख रहे हैं, जो वीडियो में चेहरा छिपाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो की टाइमिंग 23 मई की सुबह की है और यही वीडियो हत्या के समय उनकी मौजूदगी का पुख्ता सबूत बन गया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद जो सफेद टी शर्ट सोनम के शरीर पर थी, वही टी शर्ट राजा की लाश के पास से बरामद हुई। पुलिस के हाथ राजा के खून से सना एक रेनकोट भी लगा है। मेघालय पुलिस के सामने अब पूरा मर्डर प्लान साफ हो चुका है, लेकिन एक सवाल अब भी रह गया है। क्या यह मर्डर सिर्फ एक लव ट्रायंगल का नतीजा था? राजा के घर वालों का आरोप है कि मामला सिर्फ मोहब्बत या ब्रेकअप का नहीं है। इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है, जिसमें सिर्फ सोनम ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार शामिल हो सकता है। उनका कहना है कि अगर सिर्फ रिलेशनशिप की वजह थी तो हत्या क्यों? अलग हुआ जा सकता था, लेकिन यह खून क्यों? राजा के पिता अशोक रघुवंशी का कहना है कि सोनम रघुवंशी तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक पर बहुत विश्वास करती थी। उनका आरोप है कि सोनम ने एक तांत्रिक के कहने पर राजा को मौत के घाट उतरवाया। तांत्रिक ने कथित तौर पर सोनम से कहा था कि अगर वह राजा की बलि दे देती है तो उसके बीमार पिता ठीक हो जाएंगे। इस डरावने अंधविश्वास के जाल में सोनम फंसती चली गई। अशोक रघुवंशी का दावा है कि जब राजा सोनम के साथ उसके मायके में 2 दिन रुका था, तब सोनम ने घर के दरवाजे पर एक गांठ जैसा बंडल लटकाया था, जिसमें कुछ धागे, नींबू और राख जैसी चीजें बंधी हुई थीं। पूछने पर सोनम ने कहा था, यह तांत्रिक ने दिया है, इससे राजा की तबीयत ठीक रहेगी। लेकिन अब परिवार को लग रहा है कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। इतना ही नहीं, राजा की मां और भाई ने भी आरोप लगाया कि हत्या 11 जैसे विशेष तिथि को की गई, जो कई तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्हें शक है कि इस दिन को खास तौर पर मानव बलि के लिए चुना गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर यह बात सही है, तो क्या सोनम वाकई किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर राजा की बलि देने के लिए तैयार हो गई थी? इस पूरे मामले में अब मेघालय पुलिस के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। क्या यह हत्या तंत्र मंत्र के अंधविश्वास में की गई, या यह बस एक बहाना है, असल वजह कुछ और है? पुलिस अभी तक इस एंगल की पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन जांच अधिकारी इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे। राजा की हत्या के पीछे अगर वाकई अंधविश्वास, तांत्रिक सोच और काला जादू शामिल है, तो यह केस सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का आईना बन सकता है। राजा के परिवार की मांग है कि पुलिस सिर्फ सोनम और उसके साथियों पर नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की तलाश भी करे जिसने एक लड़की को यह यकीन दिला दिया कि इंसान की जान लेने से उसका पिता ठीक हो सकता है। राजा रघुवंशी की नृशंस हत्या के बाद पूरा देश स्तब्ध है, लेकिन इस सदमे से सबसे ज्यादा टूटा है उसका परिवार, खासकर उसके पिता अशोक रघुवंशी। बेटे की लाश देखकर जिस पिता की रूह कांप उठी, अब वही पिता न्याय के लिए सबसे सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। अब जबकि सारे आरोपी पकड़े जा चुके हैं, सबूत मिल चुके हैं और क्राइम सीन रिक्रिएट करवा लिया गया है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन सच ये है कि राजा की मौत की असली वजह अभी भी एक सवाल बनी हुई है। प्यार था, नफरत थी, या कोई बड़ा खेल? सिर्फ 18 मिनट में एक जिंदगी खत्म कर दी गई, लेकिन उस साजिश के पीछे छुपा सच अभी भी जिंदा है। अब तक पुलिस को जो अहम सबूत मिले हैं वे इस प्रकार हैं। एक डाव, धारदार हथियार बरामद किया जा चुका है। दूसरा डाव SDRF खोज रही है। राजा के खून से सना रेनकोट पुलिस के पास है। क्राइम सीन का रिक्रिएशन, जिसमें चारों आरोपियों ने हत्या की पूरी कहानी दोहराई। एक ट्रैवल ब्लॉगर का वीडियो, जिसमें घटना वाले दिन सोनम, राजा और तीनों आरोपी ट्रैकिंग रूट पर एक साथ देखे गए। ये सबूत साफ तौर पर इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजा की हत्या एक पूर्व नियोजित साजिश थी। सोनम पर जो धाराएं लगाई गई हैं, वो हत्या की गंभीर साजिश और अपराध को देखते हुए भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित हैं। धारा 302 हत्या। अपने पति राजा की हत्या की मुख्य साजिशकर्ता होने के कारण यह गैर जमानती अपराध है और इसके लिए फांसी या उम्र कैद की सजा हो सकती है। धारा 120B आपराधिक साजिश। प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से हत्या की योजना बनाई। धारा 201 सबूत मिटाना। हत्या के बाद खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की और घटना को एक्सीडेंट जैसा दिखाने की साजिश भी की।
धारा 34 साझा इरादा। चूंकि यह हत्या एक टीम प्लानिंग के तहत हुई, इसलिए इसमें सबने मिलकर समान इरादे से अपराध किया। धारा 420 धोखाधड़ी। धारा 406 विश्वासघात। पुलिस के पास कुल 8 मजबूत सबूत हैं। पहला, सोनम और राज के कॉल डिटेल रिकॉर्ड। दूसरा, सभी आरोपियों की मोबाइल लोकेशन घटनास्थल के पास। तीसरा, सीसीटीवी फुटेज। चौथा, ट्रैवल डिटेल्स। पांचवां, आरोपियों के कबूलनामे। छठा, पैसों का डिजिटल ट्रांजैक्शन। सातवां, व्हाट्सएप चैट्स। और आठवां, गवाहों के बयान। पुलिस ने इसे कोर्ट में डिजिटल एविडेंस की सूची में शामिल किया है। कोर्ट ने केस की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारियों को जल्द चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने अब तक लगभग 250 पेज की चार्जशीट तैयार की है, जिसमें सोनम को मुख्य आरोपी और अन्य को सह अभियुक्त बताया गया है। यदि सारे सबूत कोर्ट में वैध माने गए तो सोनम और सभी आरोपियों को उम्र कैद या फांसी तक की सजा हो सकती है। कोर्ट में ट्रायल की सुनवाई जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। अगर सभी सबूतों और सोनम के कबूलनामे के आधार पर उसे दोषी पाया जाता है तो अगस्त या सितंबर 2025 तक सोनम को फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। यह मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि एक विश्वासघात, एक पूर्व नियोजित प्रेम षड्यंत्र और एक निर्दोष पति के कत्ल की सच्ची कहानी बन चुका है। और यही वजह है कि पूरा देश एक सुर में कह रहा है, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर राजा और सोनम को फांसी दो। अगर आप चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले और सोनम को सजा, तो नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।